नमस्कार, मैं विनोद चाहर जेएसबीटी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है समास। आज हम समास पढ़ेंगे कक्षा 8, 9 और 10। कक्षा 8, 9 और 10 इन तीनों कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है समास। तो हम समास के बारे में चर्चा करते हैं। समास क्या होता है, समास कैसे बनता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके शाब्दिक अर्थ की कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अगर बात करें समास के शाब्दिक अर्थ की तो देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। ये जो समास शब्द है, ये समास शब्द किन शब्दों के योग से बना है? तो देखिए, समास शब्द एक तो सम और इसके साथ में क्या जुड़ा है? आस। ये समास शब्द है, ये सम और आस नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। सम और आस नामक दो शब्दों के योग से बना है। तो देखिए किस प्रकार से बना है। सम का अर्थ क्या होता है, आस का अर्थ क्या होता है? तो देखो, सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है पास पास। सम का अर्थ क्या होता है? सम का अर्थ होता है पास पास। और आस का अर्थ क्या होता है? तो आस का अर्थ होता है बैठना। आस का अर्थ क्या होता है? बैठना। यानी अगर देखें तो इसका अर्थ दोनों को मिलाकर देखें तो अर्थ क्या हो जाएगा? पास पास बैठना। क्या हो जाएगा? पास पास बैठना। क्या हो जाएगा? पास पास बैठना। अब पास पास कौन बैठेंगे? तो पास पास बैठने की बात है तो पास पास कौन बैठेंगे? पास पास बैठेंगे दो शब्द। दो शब्द, दो या दो से अधिक शब्द क्या करेंगे? पास पास में बैठेंगे। दो या दो से अधिक शब्द पास पास में बैठेंगे और इनके पास पास में बैठने से, इनके मिलन से क्या बनता है? इनके मिलन से बनता है समास। यानी बात करें इसकी परिभाषा की तो देखिए, यहीं से इसकी परिभाषा है वो बन जाती है। यहीं से इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है। और इसकी परिभाषा क्या बन जाती है? परिभाषा बन जाती है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलेंगे और उनके मेल को क्या कहा जाता है? उनके मेल को समास कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ने से क्या बन जाता है? समास बन जाता है। अब देखिए, कई बार कंफ्यूजन की स्थिति ये होती है कि भाई यहाँ पर ये जुड़ते हैं तो इनमें संधि क्यों नहीं होती? तो याद रखिएगा, संधि में शब्द होते हैं लेकिन मिलते कौन है? उनमें वर्ण मिलते हैं। संधि में क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। संधि में जो जुड़ा होता है, जो मिलन होता है, जो मेल होता है, वो मेल किसका होता है? संधि में मेल होता है वो वर्णों का मेल होता है। और वर्ण आपस में मिलकर क्या कर देते हैं? ध्वनि में विकार उत्पन्न कर देते हैं। तो वहां पर वर्णों का मेल होता है। यहाँ पर किसका मेल हो रहा है? शब्दों का मेल हो रहा है। तो परिभाषा हो गई, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है। अब देखिए, इस समास में एक होता है सामासिक पद और एक होता है समास विग्रह। एक क्या होता है? एक होता है सामासिक पद, एक होता है सामासिक पद। ये सामासिक पद क्या होता है? ये सामासिक पद क्या होता है? देखिए, प्रत्येक समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? प्रत्येक समास में दो पद होते हैं।
दो पद होते हैं। जब दोनों पद आपस में मिल जाते हैं, जब दोनों पद क्या करते हैं, जब दोनों पद आपस में मिल जाते हैं, तो दोनों पद जब आपस में मिलते हैं तो उन दोनों पदों के आपस में मिलने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, दो पदों के आपस में, दो पद परस्पर जब मिल जाते हैं तो उनके मिलने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, सामासिक पद। जब दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे और मिलकर एक पद बन जाएगा तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सामासिक पद। उसको क्या कहा जाता है, सामासिक पद कहा जाता है। और जो ये सामासिक पद होता है, इस सामासिक पद का जब क्या किया जाता है, विग्रह किया जाता है, यानी इसको पुनः दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, बीच में योजक चिन्ह लगाकर इसका क्या कर दिया जाता है, इसका विस्तार कर दिया जाता है, इसका विस्तार कर दिया जाता है। तो विस्तार करने को ही क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है समास विग्रह। विस्तार करने को क्या कहा जाता है, समास विग्रह कहा जाता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम एक दो, और उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण हम यहां पर लेते हैं, उदाहरण लेते हैं जैसे मैंने यहां पर लिखा लोक भय, लोक भय, ये मैंने उदाहरण लिया। देखिए ये मैंने उदाहरण लिया है लोक भय। ये क्या है, ये सामासिक पद है, ये सामासिक पद है। अब देखो इसमें लोक, लोक का अर्थ क्या होता है, जनता, जन, लोग, भय, डर। अब भय है किससे है, भय है वो किससे है, लोगों से भय है। किससे है, लोगों से भय है। किससे भय है, लोगों से। भाई डरा जा रहा है, किससे डर रहे हैं, लोगों से डर रहे हैं। लोक भय, लोक से भय। अब जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोक से भय। क्या हो जाएगा, लोक से भय। इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या हो जाएगा, लोक से भय। तो ये सामासिक पद है और ये क्या हो गया, ये समास विग्रह हो गया। अब देखिए बात करते हैं समास के भेदों की। समास के कितने भेद होते हैं, तो देखिए समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद माने जाते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। बात करते हैं इसके भेदों की। भेद तो कितने भेद होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद होते हैं। देखते हैं 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो देखिए नंबर 1 होता है अव्ययी भाव समास। नंबर 1 कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास होता है। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 2 होता है तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। नंबर 3 होता है कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। नंबर 5 द्वंद्व समास। और नंबर 6 होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, ये समास के 6 भेद होते हैं। देखिए ये प्रयोग रचना के आधार पर, प्रयोग रचना के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। कई जगह पद के आधार पर समास के भेद दिए जाते हैं। तो पद के आधार पर बात करें तो समास के कितने भेद होते हैं, समास के 4 भेद होते हैं। पद के आधार पर बात करें तो समास के कितने भेद होते हैं, पद के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। जिनमें पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो देखिए उस आधार पर अगर बात करें तो देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसके साथ में कर्मधारय समास
उसके साथ में कर्मधारय समास है उसको भी, और जो द्विगु समास है उसमें भी। कर्मधारय समास और द्विगु समास को भी पदों के आधार पर बात की जाए तो किस में मान लिया जाता है, तत्पुरुष समास में मान लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रयोग या रचना के आधार पर। तो प्रयोग या रचना के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, प्रयोग या रचना के आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 है अव्ययी भाव समास, नंबर 2 है तत्पुरुष समास, नंबर 3 है कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, और नंबर 6 कौन सा है, बहुव्रीहि समास। तो देखिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं अव्ययी भाव समास की। सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास की। पहला भेद है अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास, इसमें होता क्या है, दो पद होते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला पद होता है अव्ययी भाव समास में, जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद, कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो इसमें जो पूर्व पद होता है वो पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। जो उत्तर पद होता है वह क्या होता है, कोई संज्ञावाची, कोई संज्ञा शब्द होता है। क्या होता है, संज्ञा शब्द होता है। प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञावाची या संज्ञा शब्द होता है। अब बात यह कि ये अव्यय क्या होते हैं, तो अव्यय होते हैं अविकारी शब्द। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय किनको कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है अविकारी शब्दों को, अविकारी शब्दों को कहा जाता है। और अविकारी शब्द वे होते हैं जो काल, कारक, लिंग और वचन के आधार पर वाक्य में जो इनको प्रयोग किया जाता है, जब इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये काल, कारक, लिंग और वचन के आधार पर अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते हैं, अपने रूप को नहीं बदलते हैं। उनको क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी शब्दों को ही क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। ए प्लस वे क्या होता है, ए प्लस वे, यानी जिनको वे नहीं किया जा सके, ऐसे शब्द जिनका वे नहीं होता है, ऐसे शब्द जो खर्च नहीं होते, जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बने रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। यानी बात हो गई है कि इनमें प्रथम पद क्या होता है, अव्यय होता है, और द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञावाची शब्द होता है। अब देखिए इनमें जो प्रधान होता है, जो पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है, ये पूर्व पद ही प्रधान होता है। ये पूर्व पद है यही प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है जो क्या होता है, अव्यय होता है, और दूसरा पद क्या होता है, संज्ञावाची शब्द होता है। तो यहीं से इसकी परिभाषा बन जाती है, यहीं से इसकी परिभाषा बन जाती है। और परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है, बात करें इसकी परिभाषा की तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें प्रथम या पूर्व पद, इसमें प्रथम या पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है। प्रथम या पूर्व पद अव्यय होता है, और यही पद क्या होता है, यही पद प्रधान होता है, यही पद प्रधान होता है। तथा इसके साथ ही क्या होता है, जो द्वितीय पद होता है, द्वितीय पद क्या होता है, संज्ञावाची होता है। द्वितीय पद क्या होता है, द्वितीय पद इसमें संज्ञावाची होता है। प्रथम पद है वो अव्यय होता है, यही प्रथम पद प्रधान होता है, और इसके साथ ही क्या होता है, दूसरा पद होता है, वो दूसरा पद कोई संज्ञावाची शब्द होता है। दूसरा शब्द है, दूसरा पद है वो संज्ञावाची पद या संज्ञावाची शब्द होता है। अब देखिए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं, किस प्रकार से हम पता करते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास ही है। कुछ अवयवों के आधार पर हम इसको देखते हैं, इसके उदाहरण लेते हैं, और उस आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर लिखा
बेवजह है। जैसे मैंने एक उदाहरण यहां पर लिया है और उदाहरण लिया है मैंने बेवजह है। बेवजह है यानी बिना वजह का। बेवजह, वजह का अर्थ क्या होता है? कारण। वजह का अर्थ क्या होता है? कारण। और बेवजह जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई कारण नहीं है। तो बेवजह बिना कारण, बिना वजह के क्या हो जाएगा? बिना कारण के। क्या हो जाएगा? बिना कारण के। अब ये सामासिक पद है बेवजह, इसका समास विग्रह किया तो क्या हो गया? बिना कारण के। क्या हो गया? समास विग्रह बिना कारण के हो गया। इसी प्रकार से अन्य लेते हैं, जैसे निर्दोष। निर्दोष, दोष, दोष होता है और इसके साथ में निर जुड़ गया, निर्दोष जिसका कोई दोष नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है। समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? दोष रहित। क्या हो जाएगा? दोष रहित। ऐसा व्यक्ति जिसका कोई दोष नहीं है, जिसका कोई दोष नहीं है। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम कुछ नियमों का सहारा लेते हैं। इस अव्ययी भाव समास को समझने के लिए क्या करते हैं? कुछ नियमों का सहारा लेते हैं। उन नियमों के आधार पर हम इस अव्ययी भाव समास को आसानी से समझ पाएंगे। क्या है नियम? इसके लिए 5-6 नियम है। उन नियमों को हम देखते हैं। उन नियमों के आधार पर हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला नियम हम लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। और ये नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 है वो क्या कहता है? तो देखिए, नियम नंबर 1 कहता है कि जहां समास का प्रथम पद है वो किससे बना हुआ हो? प्रथम पद आ उपसर्ग से बना हुआ हो, बना हुआ हो, या कह सकते हैं कि आ उपसर्ग युक्त हो। आ उपसर्ग युक्त हो यानी जहां समास का प्रथम पद है उसमें क्या लगा हुआ है? प्रथम पद के साथ में आ उपसर्ग लगा हुआ है या आ उपसर्ग से युक्त हो। तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या कर देंगे? तो देखिए, तो विग्रह करते समय हम क्या करेंगे? युक्त हो तो विग्रह करते समय क्या कर देंगे? अंत में, विग्रह करते समय अंत में क्या करेंगे? अंत में तक जोड़ देंगे। अंत में क्या कर देंगे? अंत में तक जोड़ देंगे। जब इसका विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे? आ को तो छोड़ देंगे, आ को छोड़ देंगे। उसके बाद वाले शब्द है उसको या उसके अर्थ के आधार पर लिखेंगे और अंत में क्या कर देंगे? तक जोड़ देंगे। अंत में तक जोड़ देंगे। उदाहरण लेते हैं, कुछ इसके उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, और कुछ उदाहरण लेते हुए देखते हैं। जैसे है आकंठ। जैसे एक उदाहरण है आकंठ, एक है आमरण। तो देखो, आकंठ आ उपसर्ग युक्त है तो क्या करेंगे? इस आ को छोड़ देंगे। उसके आगे वाला है क्या? कंठ। आगे वाला क्या है? कंठ। और अंत में क्या करेंगे? तक जोड़ देंगे तो कंठ तक। ये हो गया इसका समास विग्रह। आकंठ का क्या हो गया? कंठ तक। इसी प्रकार से आमरण, आ को छोड़ देंगे, आगे वाला लिख देंगे क्या है? मरण। और अंत में क्या जोड़ देंगे? तक जोड़ देंगे। तो समास विग्रह क्या हो गया? इसका समास विग्रह हो गया मरण तक। इसी प्रकार से आजन्म, इसी प्रकार से आजन्म तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा जन्म तक। आजन्म का क्या हो जाएगा? जन्म तक हो जाएगा। इसी प्रकार से आजानुबाहु, आजानुबाहु समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हट जाएगा। उसके बाद में क्या है? तो जानू से बाहु तक।
जानू से बाहु तक। जानू का अर्थ क्या होता है? जानू का अर्थ होता है घुटने, तो घुटनों से लेकर कहां तक? भुजाओं तक। घुटनों से लेकर भुजाओं तक। यह है आ का नियम। यानी आ उपसर्ग है तो अंत में क्या कर देंगे? आ उपसर्ग है तो अंत में हम समास विग्रह करते समय अंत में क्या कर देंगे? अंत में हम तक जोड़ देंगे। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? अव्ययी भाव समास का दूसरा नियम है, वो दूसरा नियम क्या कहता है? नियम नंबर 2 है कि यदि समास का, किसी समास का जो पहला पद है, समास का पहला पद, पहला पद है, ये पहला पद बे, ना, नी, निर, निस। बे, ना, नी, निर, निस, ये क्या है? ये उपसर्ग है। बे, ना, नी, निर, निस उपसर्ग युक्त हो, उपसर्ग युक्त हो, यानी इन उपसर्गों से बना हुआ है, तो क्या करेंगे? उपसर्ग युक्त हो तो विग्रह करते समय, विग्रह करते समय अंत में क्या करेंगे? देखो यहां पर दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो अंत में जोड़ सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं? प्रारंभ में। एक अंत में, एक प्रारंभ में। तो अंत में तो क्या करेंगे? अंत में तो क्या जोड़ेंगे? अंत में जोड़ देंगे रहित। अंत में रहित जोड़ देते हैं, अंत में जोड़ देते हैं रहित। या क्या करते हैं? या प्रारंभ में, कहां पर? प्रारंभ में। प्रारंभ में क्या करते हैं? बिना। प्रारंभ में हम क्या लिख देते हैं? प्रारंभ में बिना लिख देते हैं, या प्रारंभ में बिना जोड़ देते हैं। यह है दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है कि यदि पहला पद बे, ना, नी, निर, निस उपसर्ग युक्त हो तो विग्रह करते समय अंत में रहित जोड़ देते हैं, या फिर प्रारंभ में क्या कर देते हैं? बिना लिख देते हैं। प्रारंभ में बिना लिख देते हैं। तो देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक, ये जो 5 उपसर्ग हैं, इनमें से प्रत्येक उपसर्ग युक्त सामासिक पद हम लेते हैं और उसका विग्रह करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले है बे, सबसे पहले है बे, तो इससे संबंधित लेते हैं। जैसे बेदाग, क्या है? बेदाग। बे उपसर्ग युक्त है तो क्या करेंगे? या तो प्रारंभ में क्या कर देंगे? बिना लिख देंगे। देखो बे की जगह हम क्या कर देंगे? बिना लिख देंगे। और फिर क्या करेंगे? आगे जो है वो बिना दाग का, क्या कर देंगे? बिना दाग का। दूसरे तरीके से करते हैं तो बे को छोड़ देंगे, आगे वाला क्या है? दाग, ये लिख देंगे और अंत में क्या जोड़ देंगे? रहित। तो क्या हो गया? दाग रहित। बेदाग, बिना दाग का, या दाग रहित। इसके अलावा देखिए बेवजह है, बेवजह है, क्या हो जाएगा? बिना वजह का। बेवजह है, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? बिना वजह का, या फिर वजह रहित, यानी जिसका कोई कारण नहीं है, कारण रहित है, वजह कारण रहित है। इसी प्रकार देखते हैं बेचैन। बेचैन क्या हो जाएगा? बिना चैन का, बिना चैन का, या चैन रहित, क्या हो जाएगा? चैन रहित। तो ये बे के उदाहरण थे। अब हम आगे वाले और देखते हैं। देखो बे के बाद में है ना, बे के बाद में क्या है? ना। तो देखें नापसंद, नापसंद क्या हो जाएगा? ना हट जाएगा और आगे वाला पसंद रहित, या क्या हो जाएगा? बिना पसंद का। पसंद रहित या बिना
पसंद का, या तो हो जाएगा पसंद रहित या कर दोगे बिना पसंद का। इसके अलावा देखिए नासमझ, नासमझ क्या हो जाएगा, समझ रहित, समझ रहित या हो जाएगा बिना समझ का, समझ रहित या बिना समझ का, ये हो गया न से। इसके अलावा देखते हैं निर से, तो निर्विवाद क्या हो जाएगा, निर्विवाद, निर्विवाद यानी विवाद रहित, विवाद रहित या बिना विवाद का, बिना विवाद का, विवाद रहित या बिना विवाद का। निर्दोष, दोष रहित या बिना दोष का, निर्दोष, दोष रहित या बिना दोष का। निर्विकार, बिना विकार का या विकार रहित, बिना विकार का या विकार रहित। उसके बाद में देखिए निडर, निडर बिना डर का या बिना डर की, डर से रहित, डर से रहित। निडर का क्या हो जाएगा, डर से रहित या बिना डर के। इसी प्रकार से देखते हैं निश्चिंत, निस का देखते हैं निश्चिंत, तो क्या हो जाएगा, बिना चिंता के, बिना चिंता के या चिंता से, चिंता से रहित। निसंकोच, बिना शंका के, बिना संकोच के या शंका रहित, संकोच रहित। तो ये है बे, ना, नी, निर, निस। इसके माध्यम से या इन उपसर्गों की सहायता से हम जब ये उपसर्ग लगे हुए हो तो इनका समास विग्रह कैसे करते हैं। अब देखिए बात करते हैं नियम नंबर 3। अब हम देखते हैं इसका नियम नंबर 3। और नियम नंबर 3 क्या है, नियम नंबर 3 क्या कहता है, तो नियम नंबर 3 है वो ये है कि यदि सामासिक पद, पहला जो पद है उसमें प्रारंभ में कौन से उपसर्ग लगे हुए होते हैं, कौन से उपसर्ग लगे हुए हो, यथा तथा अनु, यथा तथा अनु उपसर्ग लगे हुए हो तो यथा और अनु को तो छोड़ देंगे और अंत में क्या जोड़ देंगे, अंत में हम जोड़ देंगे के अनुसार। अंत में हम क्या करेंगे, अंत में हम के अनुसार जोड़ देंगे। यदि प्रथम पद सामासिक, प्रथम सामासिक पद है वो यथा और अनु उपसर्गों से युक्त हो तो अंत में समास विग्रह करते समय अंत में क्या कर देंगे, अंत में के अनुसार जोड़ देंगे, अंत में के अनुसार जोड़ देंगे। कैसे, देखिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यथागति, यथा गति, तो क्या हो जाएगा, यथा को छोड़ देंगे, गति को लिख देंगे और अंत में क्या जोड़ देंगे, के अनुसार जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, गति के अनुसार। क्या हो गया, क्या बन गया, समास विग्रह किया तो क्या हो गया, गति के अनुसार। इसी प्रकार से यथास्थान क्या हो जाएगा, स्थान के अनुसार। यथास्थान का क्या हो जाएगा, यथास्थान का हो जाएगा स्थान के अनुसार। इसी प्रकार बात करते हैं आगे अनुदिन, अनुदिन तो क्या हो जाएगा, दिन के अनुसार। क्या हो जाएगा, दिन के अनुसार। दिन के अनुसार या इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो होता है दिन पर दिन, दिन पर दिन। लेकिन आप इस नियम के अनुसार अनुदिन का दिन के अनुसार करते हैं तो सही है। इसी प्रकार से अनुक्रम, अनुक्रम क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार।
अनुक्रम का क्या हो जाएगा, क्रम के अनुसार। इसी प्रकार से बात करते हैं तो देखिए यथास्थिति, यथास्थिति इसका समास विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा स्थिति के अनुसार। क्या हो गया, स्थिति के अनुसार, ये इसका समास विग्रह हो गया। इसी प्रकार बात करें तो यथाशक्ति, यथाशक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। तो ये यथा और अनु का है। यथा और अनु उपसर्ग युक्त अगर सामासिक पद है तो उसका विग्रह करते समय हम क्या करते हैं, अंत में के अनुसार जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं इसके चौथे नियम की। अब देखते हैं इसका नियम नंबर 4, और नियम नंबर 4 क्या कहता है। नियम नंबर 4 है वो है प्रति का। नियम नंबर 4 है वो है प्रति उपसर्ग युक्त, क्या है, प्रति। अगर सामासिक पद है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्रति, यानी सामासिक पद किस उपसर्ग से युक्त है, प्रति उपसर्ग युक्त है। सामासिक पद प्रति उपसर्ग युक्त है तो विग्रह करते समय क्या करेंगे, या तो प्रारंभ में, प्रारंभ में यानी प्रति है उस प्रति के स्थान पर क्या कर देंगे, प्रारंभ प्रति के स्थान पर, प्रति के स्थान पर क्या लिख देंगे, प्रति के स्थान पर हर लिख देंगे। क्या कर देंगे, हर लिख देंगे। या फिर प्रति के बाद वाला शब्द है, प्रति के बाद वाला शब्द, प्रति के बाद वाला जो शब्द है उस शब्द को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। यह है नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 कहता है कि यदि प्रथम पद है, यदि प्रथम पद है, ये प्रथम पद प्रति उपसर्ग युक्त है, प्रति उपसर्ग युक्त है तो समास विग्रह करते समय हम क्या करेंगे, या तो प्रति के स्थान पर हर कर देंगे और उसके बाद वाला शब्द लिख देंगे। दूसरा तरीका यह है कि जो प्रति है उस प्रति के स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे और प्रति के बाद वाला जो शब्द है उसको क्या करेंगे, उसको 2 बार लिख देंगे। कैसे, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे प्रत्येक, जैसे उदाहरण है प्रत्येक, प्रति प्लस इक क्या हो जाएगा, एक एक। बात क्या थी, प्रति के बाद वाला शब्द 2 बार लिख देते हैं, प्रति को छोड़ देते हैं, उसके बाद में क्या है, एक एक, तो क्या हो गया, एक एक। दूसरा तरीका देखें तो प्रारंभ में प्रति के स्थान पर क्या कर देते हैं, हर लगा देते हैं, हर लगा दिया और उसके बाद वाले शब्द को लिख देते हैं एक। क्या बन गया, समास विग्रह क्या हो गया प्रत्येक का, एक एक या हर एक। इसी प्रकार से देखें तो प्रतिक्षण, प्रतिक्षण क्या हो जाएगा, क्षण क्षण, क्षण क्षण या हर क्षण, क्षण क्षण या हर क्षण। इसी प्रकार से और देखें तो देखिए प्रतिशत, प्रतिशत क्या हो जाएगा, सत सत, सत सत या फिर हर सत, सत सत या हर सत। ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से देखें तो और भी है, जैसे प्रतिदिन तो दिन दिन या हर दिन, प्रतिदिन दिन दिन या हर दिन, प्रतिवर्ष वर्ष वर्ष या हर वर्ष, प्रति माह 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 या हर माह। तो इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाता है। अब देखिए नियम नंबर 5, अब देखते हैं नियम नंबर 5। और नियम नंबर 5 क्या है, नियम नंबर 5 है स उपसर्ग युक्त शब्द। किस उपसर्ग से युक्त शब्द है, स उपसर्ग युक्त। यदि सामासिक पद, सामासिक पद है वो किस उपसर्ग से युक्त है, सामासिक पद है वो स उपसर्ग युक्त है, तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, इसका विग्रह करते समय ये के साथ या सहित, समास विग्रह करते समय अंत में क्या करते हैं, अंत में के साथ या सहित जोड़ देते हैं। स उपसर्ग युक्त सामासिक पद है उनका विग्रह करते समय क्या करते हैं, अंत में के साथ या सहित जोड़ देते हैं। उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा
सशर्त, सशर्त यानी स उपसर्ग युक्त है तो स को तो छोड़ देंगे, आगे वाला लिख देंगे। आगे क्या है? शर्त, और फिर के साथ या सहित, तो क्या लिख देंगे? शर्त के साथ, शर्त के साथ। इसी प्रकार से सगुण क्या हो जाएगा? गुण के साथ या गुण सहित, गुण के साथ या गुण सहित, गुण के साथ या गुण सहित हो गया। इसी प्रकार और देखते हैं तो देखिए सपत्नीक क्या हो जाएगा? पत्नी के साथ, पत्नी के साथ। तो यह स उपसर्ग युक्त जो सामासिक पद है उसके विग्रह का नियम है कि सामासिक पद है वो स उपसर्ग युक्त हो तो विग्रह करते समय ये अंत में के साथ या सहित जोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंतिम नियम की, जो नियम नंबर 6 है। अंतिम नियम की बात करते हैं, नियम नंबर 6। और नियम नंबर 6 क्या है? नियम नंबर 6 है, उसमें आते हैं बारंबारता वाले शब्द। कौन से? बारंबारता। इसमें बारंबारता वाले शब्द आते हैं। बारंबारता यानी एक शब्द है वो एक से अधिक बार आता है, एक ही शब्द क्या करता है? एक से अधिक बार आता है। और बारंबारता वाले जो शब्द हैं, सामासिक पद है, उनका विग्रह करते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो पहला शब्द लिख देते हैं या पहला पद लिख देते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं? बीच में ही जोड़ देते हैं। उसके बाद में जो दूसरा पद है उस दूसरे पद को लिख दिया जाता है और अंत में क्या लिख दिया जाता है? में लिख दिया जाता है। यानी बीच में ही जोड़ देते हैं और अंत में क्या कर देते हैं? में लिख देते हैं। उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं, उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए जैसे है रातों रात, रातों रात, तो इसमें क्या हो जाएगा? रात ही रात में। यानी पहला शब्द रात, बीच में क्या जोड़ देंगे? ही जोड़ देंगे। दूसरा शब्द लिख देंगे, वही है, बारंबारता है, वही शब्द आएगा रात, और अंत में क्या कर देंगे? में जोड़ देंगे। समास विग्रह क्या हो गया? रात ही रात में। इसी प्रकार दिनों दिन क्या हो जाएगा? दिन ही दिन में, दिन ही दिन में। बातों बात, बात ही बात में, बात ही बात में। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। कानों कान, कान ही कान में। यानी ये बारंबारता वाले शब्द हैं और इनका विग्रह करते समय क्या करते हैं? बीच में ही जोड़ देते हैं और अंत में क्या कर देते हैं? में लिख देते हैं। तो ये थे इसके नियम, और नियमों के आधार पर हम अव्ययीभाव समास है इसका विग्रह कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और सामासिक पद आते हैं। जो कुछ इसके अपवाद भी माने जाते हैं, जिनका नियमों के अनुसार नहीं होता है, वो अपवाद होते हैं। जैसे एक है आपका प्रत्याघात। प्रत्याघात, तो इसमें प्रत्याघात है, इसमें क्या हो जाएगा? घात के बदले घात। प्रत्याघात का क्या हो जाएगा? घात के बदले घात होगा। घात 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 या हर घात इस प्रकार से न होकर ये क्या हो जाएगा? प्रत्याघात, सॉरी, घात के बदले घात हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं तो बार बार, बार बार तो क्या हो जाएगा? बार के बाद बार, बार बार, बार बार, बार ही बार में न होकर क्या हो जाएगा? बार के बाद बार हो जाएगा, बार के बाद बार हो जाएगा। अनुदान, अनुदान, अनु के साथ में लगना तो क्या चाहिए? अनु के साथ में लगना क्या चाहिए? अनु के साथ में के अनुसार लगना चाहिए। लेकिन बात करें अनुदान, तो अनुदान में क्या होता है? अनुदान में उस अनुसार ना होकर दान की तरह का दान होता है। इसका विग्रह करें तो दान की तरह का दान होता है। बाकी
लगभग उन नियमों पर ही है। उन नियमों को आप याद रखिए, समास में कोई समस्या नहीं होगी। इसके अन्य भेद हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।